जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। खरीफ मूंग की खेती से कमाए अधिक आय। जंगलों और फसलों में आगजनी की घटनाओं को रोकने के उपाय। हमारे राज्य में खरीफ मौसम में ली जाने वाली दलहनी फसलों में मूंग की खेती का प्रमुख स्थान है और जो किसान भाई इसकी खेती करना चाहते हैं वे इसके लिए खेत की तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो किसान भाई इसे अधिक उपज लेने के लिए कौन सी किस्म का चुनाव करें और इसकी वैज्ञानिक तरीके से बुआई किस तरह से करें, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं कृषि विभाग शहडोल के विषय विशेषज्ञ चंद्रभान सिंह बागरी से। किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि अब मानसून आने वाला है, खरीफ की खेती की तैयारियां सभी किसान जोरों से चालू कर दिए होंगे। तो आज अपन बात करते हैं मूंग और उड़द की खेती के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मूंग की खेती। इसमें सबसे पहले अपन बीज का चुनाव करते हैं कि कौन सी किस्म बोनी है। तो उसके लिए अपन किस्म सिलेक्शन कर लेते हैं और इसमें जो है एक TMV35 ये वैरायटी है 65 से 70 दिन की। इसके बाद बात करें अपन दूसरी वैरायटी तो TM99-39 ये भी पीला रोग रोधी है। और इसके बाद एक और बात करें अपन जैसे PDM 139 ये भी वही 60 से 65 दिन की है। और इस तरह कम दिन की या कि अब ज़्यादा दिन की चाहिए तो 65 से 70 दिन वाली TMV35 इनमें से कोई एक चयन कर सकते हैं अपन। मूंग की खेती के लिए सबसे पहले खेत का चुनाव करते हैं। तो ऐसे खेत में मूंग की बोनी करें जहाँ पे कि जल निकास की व्यवस्था अच्छी हो और भूमि ढालदार हो, पानी भराव ना होता हो, ऐसे खेत का चुनाव करें। किसान भाइयों, खेत की तैयारी के लिए खरीफ फसलों की कटाई के बाद मिट्टी पलटने वाले हल से एक जुताई की जाती है। उसके बाद 2 से 3 जुताइयां देशी हल या कल्टीवेटर से की जाती है और प्रत्येक जुताई के बाद खेत में पाटा चलाना आवश्यक है, जिससे ढेले टूट जाते हैं और भूमि में नमी का संरक्षण भी होता है। बुआई के समय खेत में पर्याप्त नमी का होना आवश्यक है। इसके बाद अपन बात करते हैं बीज, खाद और उर्वरक देने की। तो यदि किसान भाई आपके पास गोबर की पकी हुई अच्छी खाद है, यदि घर में उपलब्ध है, तो इसकी यदि अच्छी गोबर पकी हुई खाद है तो उसको 5 से 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से आप डाल सकते हैं। जिनके पास यदि उपलब्ध नहीं है गोबर की खाद तो फिर वो रासायनिक उर्वरक NPK दे सकते हैं। तो इसमें 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से दे सकते हैं। इसके बाद अपन बात करें कि मूंग के बीज दर की, तो मूंग का जो बीज दर है 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। इसके बाद अपन बात करें फसल के बीज उपचार की, तो बीज उपचार बहुत ज़रूरी है। यह एक टीके का काम करता है, जैसे छोटे बच्चों में टीका लगाते हैं उसी तरह बीज के लिए बीज उपचार जरूरी है। बीज तथा भूमि जनित बीमारियों से बीज एवं पौधों की सुरक्षा के लिए मैंकोजेब दवा 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीजोपचार अवश्य करें। इसके बाद बीज को राइजोबियम कल्चर एवं PSB कल्चर 5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित कर छाया में सुखाकर सुबह या शाम को बुवाई करना चाहिए। बोनी कतार में करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपन अंदर जाके देख सकते हैं, यदि कतार में रहेगा तो खेत के अंदर जाके हम देख सकते हैं कि कहाँ क्या बीमारी है। यदि छिटकावा बोते हैं तो ये अच्छी वो नहीं होती, उपज भी नहीं मिलती।
और निदाई गुड़ाई में भी कठिनाई होती है। लाइन वाले में निदाई गुड़ाई में अच्छी आसानी से कर सकते हैं। इसमें जो अपन डिस्टेंस रखते हैं तो अपन कतार से कतार की दूरी 25 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर की रखते हैं। गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर तक रखते हैं। तो ये हो गई अपनी बुवाई की बात। मूंग की फसल में रासायनिक विधि से खरपतवार नियंत्रण के लिए खरपतवार नाशी दवा पेंडामिथलिन 3.3 लीटर को 1000 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से बुवाई के 72 घंटे के अंदर छिड़काव करें, जिससे मूंग की फसल में खरपतवारों का प्रकोप कम हो जाता है। इसके अलावा मूंग की खड़ी फसल में खरपतवार नियंत्रण करने के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई कर फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें, जिससे मूंग की फसल का उचित विकास हो सके। और इसमें सबसे जरूरी है जल निकास। तो जल निकास के लिए खेत के चारों तरफ से ढालान को देखते हुए जल निकास की व्यवस्था जरूर बना दें, नालियां बना के, ताकि इसमें पानी ना रुके। क्योंकि मूंग की फसल में यदि 24 घंटे पानी रुक गया तो फसल नष्ट हो जाएगी फिर। और इस प्रकार किसान भाइयों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको लाभदायक होगी, आप इसका उपयोग जरूर करेंगे। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। पर्यावरण पर राजधानी भोपाल में कार्यक्रम, सीएम शिवराज हुए शामिल। यूथ फॉर लाइफ कार्यक्रम में दिया पर्यावरण बचाने का संदेश। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज, 2.5 लाख कर्मचारियों का सितंबर में होगा प्रशिक्षण। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों ने जारी किए जरूरी दिशा निर्देश। मध्य प्रदेश में चुनाव गाइडलाइन के ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। देश दुनिया के कई भागों में भीषण आग लगने से धरती पर जंगलों का सफाया हो रहा है। आए दिन हम सबको सुनने में आता है कि आग लगने से जंगल के जंगल तबाह हो गए और गर्मी के मौसम में ये आगजनी की घटनाएं और अधिक बढ़ जाती है और इस आग के कारण जंगल और फसलें जलकर खाक हो जाती है। तो जंगलों और फसलों में ऐसी आगजनी की घटनाएं क्यों होती है और इससे बचाने के क्या उपाय अपनाएं, आइए जानते हैं डॉक्टर कुलदीप सिंह से। आज हम यहाँ पे जंगल में ही खड़े हुए हैं और जंगल में खड़े होके आज हम जो आजकल पूरे भारतवर्ष में जंगलों में आग का प्रकोप छाया हुआ है, हम उस पे आज बात करेंगे। मेन कारण है कि हम आग को लगने ही ना दें। अगर हम लगने ही ना देंगे तो आग को फिर बुझाने की नौबत तक नहीं आएगी। आग के जो देखा गया है कि इसके 2 कारण होते हैं मेनली आग लगने के। एक नेचुरल कारण है जो प्राकृतिक रूप से आग लग जाती है और दूसरी कारण है कि मैन मेड, जो ह्यूमन बीइंग्स, जो हम लोग ही कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं कि जिसके कारण जंगलों में आग लग जाती है, चाहे वो जानबूझ के लगाई जाती है, चाहे वो अनजाने में लग जाती है। तो नेचुरल कारण ये है कि कई बार जैसे आजकल का मौसम है, गर्मियों का मौसम है, तो इसमें क्या होता है कि जहाँ पे ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं या ड्राई फॉरेस्ट हैं तो वो उनकी पत्तियां सूख जाती हैं, उनकी पत्तियां झड़ती हैं, तो वो काफ़ी ड्राई होती हैं। वो इजीली जो है वो छोटी सी चिंगारी को भी पकड़ लेती हैं और छोटी सी चिंगारी इतनी ज़्यादा आग फैला देती है कि उसको कई बार उसको कंट्रोल करना ही मुश्किल हो जाता है और वो कई दिनों तक भी लगी रह सकती है।
और ऐसे में देखा गया है कि जहाँ पे जिन स्टेट्स में पाइनस के फॉरेस्ट हैं या ऐसे और फॉरेस्ट हैं, उनमें ये और भी भीषण तरीके से आग लग जाती है। तो और दूसरा जो नेचुरल कारण है उसमें ये आता है कि जैसे लाइटनिंग होती है, बरसात हो रही है, तो लाइटनिंग के कारण भी आग लग जाती है जंगलों में। ठीक है, वो तो ज़्यादा आग हमारी उतना फैलती भी नहीं है, वो उसके साथ ही कई बार बुझ भी जाती है क्योंकि बरसात भी हो रही होती है। पर अन्य कारणों में जो मैन मेड कारण है उसमें ये होता है कि लोग जानबूझकर कहीं पे अपना कोई घास फूस इकट्ठा करके जला रहे हैं, तो वो कई बार जला देते हैं उसको और उसको अच्छे से बुझा नहीं पाते, तो वहाँ से चिंगारी उड़ के साथ के जंगल में लग जाती है। तो उस तरह से वो जंगल में पूरे में आग फैल जाती है। और ऐसा नहीं है, कई बार किसान लोग क्या करते हैं कि जंगल में बहुत सारी पत्तियां गिरी हैं तो घास नहीं उनको मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, इस कारण भी वो कई बार जो है वो पत्तियों को हटाने की बजाय ताकि मेहनत ना करनी पड़े, उस कारण वो उसको एक चिंगारी से ही वो चाहते हैं कि सारा जंगल जल जाए। उसके बाद बरसात का मौसम आएगा और बरसात में बरसात होगी तो नीचे से जो है नई घास उनको मिल जाएगी। पर इससे क्या होता है कि हम अपना प्रकृति का जो संतुलन है हम उसको बिगाड़ देते हैं। किसान भाइयों, हम ये नहीं जानते कि उसके कारण हम कितने ही जीव जंतुओं को नष्ट कर देते हैं, है ना। और जो वहाँ पे और प्रजातियाँ कई चीज़ें हैं जो रह रही होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। और आपको पता है कि हम सब एक फूड चेन जिसको कहते हैं, एक फूड वेब, उसमें बंधे होते हैं। एक जानवर दूसरे पे डिपेंडेंट होता है, कुछ जानवर जो हैं वो वेजिटेरियन, वो घास पे डिपेंडेंट होते हैं, उन चीज़ों को खाते हैं, तो हम उस चीज़ को सबको नष्ट कर देते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है कि वो प्रकृति से वो जीव जंतु गायब हो जाते हैं और उनके गायब होने के कारण उनका इफ़ेक्ट हमारे खेतों में भी पड़ता है। किसान भाइयों, कई बार ये आग इतनी भयावह हो जाती है कि वो हमारे जंगल के साथ लगते हुए खेतों में भी पहुंच जाती है और उससे क्या होता है कि हमारी फसलों को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है और उसकी भरपाई करना इतना आसान नहीं होता क्योंकि एक सीज़न में एक ही फसल लगाई जाती है। अगर वो ख़त्म हो गई तो उसमें तो आप दूसरी फसल नहीं लगा सकते हैं। कृषि महकमे की बात करें तो इनके अनुसार हर साल सैकड़ों एकड़ की फसल आग की भेंट चढ़ जाती है। इसकी सबसे बड़ी वजह बिजली के खुले हुए तार हैं। ये जर्जर तार गर्मी और तेज हवा चलने पर टूट जाते हैं और इससे निकलने वाली चिंगारियों से फसल में आग लग जाती है। इसी प्रकार फसलों में पानी के पंप, ट्रांसफार्मर और थ्रेसिंग के कारण भी आग लगने की संभावना बनी रहती है, जिससे न केवल फसलें जलकर खाक हो जाती हैं बल्कि इसके साथ ही किसानों की साल भर की कमाई भी डूब जाती है। किसान भाइयों को इस प्रकार की आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए पहले से ही तैयार और सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही के कारण भी फसलों में आग लग सकती है। जितने भी जंगल हमारे खेतों के आसपास हैं, गांव के आसपास हैं, तो हम उससे पहले एक इस सीज़न के आने, गर्मियों के सीज़न के आने से पहले एक प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं। उसमें किसान मिलके, गांव के किसान मिलके सारे जंगल के आसपास एक खुदाई कर सकते हैं, एक एज यानी कि एक आग जो है वो इस तरफ से उस तरफ ना पहुंच पाए, क्योंकि आग जो लगती है वो कंटिन्यूशन में लगती है, तो अगर वो नहीं पहुंच पाएगी तो आप उस जंगल को बचा सकते हैं। और दूसरा ये है कि जितने भी मेजर जंगल्स हैं हमारे, जिनको खतरा है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लगता है, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लगता है या भारत की जो गवर्नमेंट है उनको लगता है, बड़े बड़े फॉरेस्ट हैं हमारे, तो उनके आसपास जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स हैं डिफरेंट, उनकी पेट्रोलिंग होना बहुत ज़रूरी है। जब वो पेट्रोलिंग होगी तो कोई भी ऐसा तत्व आसपास नहीं आएगा जो कि आग लगाने की कोशिश करेगा। अगर वो कोशिश करेगा तो वो पकड़ा भी जाएगा। और एक और चीज़ की जा सकती है कि गांव वाले ही उन दिनों में थोड़ा मॉनिटरिंग कर सकते हैं, वहाँ पे वॉच टावर बनाए जा सकते हैं, और अगर आग लग जाए तो गांव वालों को इसकी फॉरेस्ट फायर से कैसे निपटना है या आग को कैसे बुझाना है उसकी एक ट्रेनिंग दी जा सकती है फॉरेस्ट फायर ऑफिसेज की तरफ से। तो उससे क्या होगा कि आम जनता इसमें जागरूक हो जाएगी कि हमें कैसे बुझाना है। पेड़ों की हरी डालियों से आग बुझाने का प्रयास करें। फसल में आग लगने पर मिट्टी और बालू डालें। अपने घर पर अग्निशामक सिलेंडर रखें और आग लगने की दशा में उसका प्रयोग करें। आग लग जाने पर तुरंत अपने नजदीकी अग्निशमन कार्यालय में सूचना दें। और दूसरा ये है कि
बड़े जंगलों के आसपास फॉरेस्ट फायर का कोई ऑफिस भी ज़रूरी है, जहाँ से एकदम से उनको सूचित किया जा सके। गांव वालों के पास उनका नंबर होना चाहिए, 5 मिनट 10 मिनट में वो पहुंच जाएं और उस आग को बुझाने में गांव वालों की सहायता करें। तो इस आग को इस तरह से हम कंट्रोल करके हम अपनी खेतीबाड़ी को बचा सकते हैं, अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। इससे पर्यावरण में संतुलन बना रहेगा और गर्मियों के दिनों में ज़्यादा गर्मी भी हमें महसूस नहीं होगी। आगे और भी हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। पर्यावरण पर राजधानी भोपाल में कार्यक्रम, सीएम शिवराज हुए शामिल। यूथ फॉर लाइफ कार्यक्रम में दिया पर्यावरण बचाने का संदेश। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज, 2.5 लाख कर्मचारियों का सितंबर में होगा प्रशिक्षण। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों ने जारी किए जरूरी दिशा निर्देश। मध्य प्रदेश में चुनाव गाइडलाइन के दायरे में आने वाले अधिकारियों के होंगे ट्रांसफर। एक ही जिले में 3 साल से जमे अफसरों की लिस्ट तैयार। एएसपी और डीएसपी रैंक के अधिकारियों के इसी महीने हो सकते हैं तबादले। मध्य प्रदेश में 7 जून से होंगे सीखो कमाओ योजना के लिए पंजीयन। 15 जुलाई से प्लेसमेंट, अगस्त में प्रशिक्षण, मिलेगा स्टाइपेंड। एमपी बोर्ड के 12वीं पास छात्रों के लिए अच्छी खबर, जल्द ही लैपटॉप की किस्त होगी जारी। जून के तीसरे सप्ताह में आएंगे 25,000। मध्य प्रदेश में खराब सड़कों के लिए ठेकेदार के साथ इंजीनियर भी होंगे जिम्मेदार। अधिकारियों को निगरानी के लिए साप्ताहिक निरीक्षण प्रोग्राम होगा भेजना। विभाग के प्रमुख सचिव ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला कोरिया और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी दिनों में आसमान में हल्के बादल छाए रह सकते हैं। हालांकि आमतौर पर मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 40 डिग्री सेल्सियस और 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के मध्य रह सकता है। आने वाले दिनों में हवा की गति लगभग 4 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि किसानों को विश्वसनीय स्रोतों से खरीफ धान के बीज की व्यवस्था करने की सलाह दी जाती है। किसान भाइयों के पास सुनिश्चित सिंचाई के साधन उपलब्ध होने की स्थिति में धान का धरहा तैयार करने के लिए खेतों की अच्छी तरह से जुताई कर भुरभुरी खेत तैयार करें। इस प्रक्रिया में खरपतवार काफी हद तक नष्ट हो जाते हैं और खेत तैयार रहने से जून के पहले पखवाड़े में धरहा तैयार करने के लिए बुआई कर सकते हैं। वर्तमान मौसम खरीफ सब्जियों जैसे टमाटर, बैंगन, मिर्च इत्यादि के धरहा डालने के लिए खेत एवं नर्सरी तैयार करने के लिए अनुकूल है। अतः किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि लगभग 6 इंच ऊंची क्यारियां बनाकर रखें, जिससे नर्सरी में जल जमाव न हो सके। किसान भाई कंद वर्गीय सब्जियों जैसे जिमीकंद, शकरकंद और मसाला फसलें जैसे हल्दी, अदरक आदि की बुआई के लिए खेतों की तैयारी करें। साथ ही साथ बेल वाली सब्जियां लगाने के लिए छोटी पॉलीथीन थैलियों में नर्सरी तैयार करें। खरीफ फसलों के लिए भूमि तैयार करने के लिए गर्मियों की जुताई का उचित समय है। पहले जुताई के बाद FYM या कंपोस्ट को खेत में फैलाना चाहिए, फिर इसे मिट्टी में ठीक तरह से मिलाना चाहिए। दीमक के खिलाफ फसल की सुरक्षा के लिए अंतिम भूमि की तैयारी के समय नीम या करंज केक को मिट्टी में मिलाना चाहिए। भंडारण के लिए दलहनी फसलों के बीजों को 8 से 10% नमी हो तब तक बीजों को अच्छी तरह से सुखाएं।
गन्ने की फसल में तना बोरर और शीर्ष बोरर कीटों के हमले के लिए मौसम अनुकूल है। फसल के संक्रमित भागों को हटा दें और उन्हें जला दें। टमाटर, बैंगन, मिर्च, भिंडी और अन्य सब्जियों की फसलों में सिंचाई और इंटरकल्चर ऑपरेशन की जरूरत है। पर्यावरण के तापमान के अनुसार सिंचाई की आवृत्ति बढ़ाएं। वर्षा ऋतु में विभिन्न फलों के पौधों के रोपण के लिए उपयुक्त स्थान का चयन करें और गड्ढे खोदकर तैयार कर दें और फलों के पेड़ की आवश्यकता के अनुसार गड्ढे के बीच की दूरी बनाए रखें। पशु बाड़े में हमेशा साफ एवं ठंडा पानी उपलब्ध कराएं। यदि बाड़े के बाहर पानी का बर्तन रखते हो तो छायादार जगह पर रखें। पशुशाला एवं मुर्गी घर में हवा के आगमन के लिए सही व्यवस्था रखें। गेहूं, चना एवं तिवड़ा के भूसा को पानी से बचाएं और पशुओं को खिलाने के लिए सुरक्षित स्थान में भंडारण करें। दुधारू पशुओं के आहार में दाना मिश्रण की मात्रा बढ़ा दें। पशु चिकित्सक से संपर्क कर अपने मवेशियों को गला घोंटू एवं लंगड़ी रोग का टीकाकरण करवाएं। तापमान में बढ़ोतरी के साथ साथ मच्छरों एवं मक्खियों का प्रकोप बढ़ रहा है, अतः इनसे बचाव के लिए पशु बाड़े में सही व्यवस्था करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम जनकपुर, जिला शहडोल के किसान रघुवीर यादव ने। आप डेयरी पशुओं को स्वच्छ जल पिलाने के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो रघुवीर सिंह जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। राज्य में खेती के साथ साथ पशुपालन किसान की आय का एक मुख्य साधन है और पशुओं के लिए आहार के साथ पानी का बहुत महत्व होता है। और पानी की जब बात आती है तो पानी पशुओं को पर्याप्त मात्रा में पिलाना चाहिए और पानी बिल्कुल साफ होना चाहिए। अच्छी सेहत का ये है राज, साफ सुथरा जल सबको मिले, करो प्रण आज। जब ना होगा पीने योग्य नीर, तब सब करेंगे विचार गंभीर। यह स्लोगन पानी के अनिवार्यता बताने के लिए काफी है। किसान भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं डेयरी पशुओं की, जिनसे हमारे किसान भाई आशा तो करते हैं कि वो रोज बाल्टी भरकर दूध दें, लेकिन अक्सर हमारे कुछ किसान भाई पशुओं को किसी भी तरह का पानी पिला देते हैं, जिससे उनके पशु कई तरह के रोगों की चपेट में आ जाते हैं, जिस कारण पशुओं का दुग्ध उत्पादन गिर जाता है और पशुपालकों को नुकसान उठाना पड़ता है। पशुपालक भाइयों, आज आप देख सकते हैं कि ये 200 लीटर की पानी की टंकी है, जिसमें एक टंकी में हमने पुताई कर रखी है और इसमें चूना डाल रखा है। 200 लीटर में 2 किलो चूने की आवश्यकता होती है। और साथ में आप देख रहे हैं कि ये हमने पुताई नहीं कर रखी है। आप देख रहे होंगे कि इसमें कितने कीड़े, लार्वा और एलगी आई हुई है, जिससे पानी पूरा गंदा हो रखा है। तो इस प्रकार से मोस्टली पशुपालक या अपनी खेलों में इस तरह का पानी रहता है तो पशुओं के लिए बहुत ही हानिकारक है। किसान भाइयों, हमारे पशुपालक अपने पशुओं को जो पानी उनके पास उपलब्ध रहता है उसे ही पिलाने में काम में लाते हैं, जिसके अंदर कई प्रकार के कीड़े रहते हैं जो पशुओं के लिए हानिकारक होते हैं और पशुओं में कई तरह के रोगों को फैलाते हैं। इस तरह का गंदा पानी पीने से पशुओं के पेट में कीड़े चले जाते हैं, जिनकी वजह से कम 20 से 25% आहार को ये कीड़े खाने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से पशु का जहाँ 10 लीटर दूध उत्पादन देता है वहाँ 7 लीटर के आसपास ही दूध उत्पादन देता है। तो पशु को चारे में भी नुकसान हो रहा है और उसको दूध उत्पादन में भी नुकसान हो रहा है और पोषक तत्वों की पूर्ति भी नहीं हो पा रही। पशुपालक भाइयों, आप अपने डेयरी व्यवसाय को सफल तभी बना सकते हैं जब आप पशुओं को संतुलित आहार खिलाने के साथ साथ उनको स्वच्छ और ताजा पानी पिलाएं,
ताकि आपके पशुओं में किसी प्रकार की समस्या ना आए और पशुओं का दूध उत्पादन बना रहे। तो पशुपालक अपनी खेल में चूने से पुताई करे और पुताई करने के बाद में उसमें 100 लीटर पानी के हिसाब से 1 किलो चूना डाल दे और चूने को आराम से किसी की सहायता से उसको घोल दे, या अपने जो पानी पिलाते हैं बाल्टी में भी कुछ मात्रा में चूना डालकर अपने पशुओं को पानी पिला सकते हैं। और जब पशु पानी पी लेगा तो पानी पीने के बाद में सभी पशुओं को कैल्शियम की पूर्ति प्राप्त होगी और इस प्रकार से उनके पशु बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088922163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।